नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट्स। सोमवार को गुजरात के साबरमती से जो तस्वीरें आई वो दुनिया ने देखी। जर्मन से आए पीएम मोदी ने दोस्त और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत किया और साथ ही साथ मर्ज के साथ पीएम ने पतंग भी उड़ाई। साथ ही एक ही कार में सवारी की और दुनिया भर को दोनों देशों की अटूट दोस्ती का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि भारत जर्मनी करीबी सहयोगी हैं और इसीलिए आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। ये जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। पीएम ने कहा कि भारत और जर्मन नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हुए एमओयू से और मजबूती बढ़ेगी। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। मोदी और फ्रेडरिक मर्ज सभी कार्यक्रमों के बाद एक ही कार में साथ सफर करते हुए नजर आए। इसकी फोटो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने लिखा, भारत और जर्मनी की दोस्ती साझा मूल्यों, व्यापक सहयोग और आपसी समझ के जरिए लगातार मजबूत हो रही है। ये तस्वीर दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल का प्रतीक मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने सोमवार सुबह सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद मोदी मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होकर उन्होंने साथ में पतंग भी उड़ाई। आश्रम का दौरा करने के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। गांधी के आदर्शों की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें, पीएम मोदी के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिससे गजनवी गैंग को मिर्ची लगी होगी। सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया और कहा कि मैं भारत की परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया। हमने कभी किसी पर जबरन अपना धर्म नहीं थोपा, अपनी बात नहीं थोपी। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म की महानता बताते हुए कहा कि हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया और हमेशा मानवता के कल्याण का मार्ग ही अपनाया। हमने कभी किसी पर भी अपनी बात नहीं थोपी, जबकि हमारे पास बल था, बुद्धि थी, लेकिन हमने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में
बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि भारत की सनातन संस्कृति आध्यात्मिक चेतना को वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद ही थे। उन्होंने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। सीएम ने कहा कि आज दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, हर देश की आवाज आ रही है, मोदी जी कुछ करिए। ये भारत के सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है। उस विश्वास का प्रतीक भारत का युवा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। योगी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है हर पंचायत में एक मैदान हो। मोदी जी कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, जिससे हमारे युवा नशे से दूर होते हैं। नशे से युवा को दूर रखना है और नशे के कारोबारियों को क्रश करना है। इसमें आप भागीदारी दीजिए। नशा युवाओं को बर्बाद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एमपी में विधानसभा चुनाव हारने और मंत्री पद जाने के बाद बिना पात्रता के सरकारी घरों में रहने वाले पूर्व मंत्रियों और अफसरों पर गाज गिराने की तैयारी शुरू कर दी गई, क्योंकि अब मोहन सरकार सख्ती से इन लोगों से बंगला खाली करवाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बाकायदा नोटिस भी दे दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार को भेजे गए नोटिस में इस बात का साफ जिक्र है कि अगर 13 जनवरी तक बंगला खाली नहीं किया गया तो प्रशासन बल प्रयोग कर बेदखली की कार्रवाई करेगा। पूर्व राजस्व मंत्री रामपाल सिंह, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके बावजूद वो बंगले में 2 साल से डटे हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी वर्तमान में विधायक न होने के बावजूद मंत्री रहते मिले बंगले को खाली नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। सांसद न होने के बाद भी वो सरकारी बंगले में डटी हुई हैं। मंत्रियों वाले बंगले में रह रहे विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह, मीना सिंह, गोपाल भार्गव। जब भी किसी पद पे ये बैठते तो पद को अपने घर की बपोती समझने लगते हैं। बपोती इतनी समझते हैं कि इनके आपस के नेता अपने आप को लड़ने लगते हैं। हाल ही की घटना आप इंदौर की आप देख ही रहे हैं कि इंदौर के एक नेता और मुख्यमंत्री की किस तरह लड़ाई चल रही है। वही हाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई सरकारी बंगले जो मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से उनकी बिजली और अन्य व्यवस्थाएं की जाती है, उन पे पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया हो, रामपाल सिंह जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो और भी अन्य
जितने भी ये है पूर्व मंत्री हैं वो लोग डटे हुए बंगले खाली नहीं कर रहे हैं। एमपी की मोहन यादव सरकार ने साफ कर दिया है कि पात्रता समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में सरकारी आवास पर कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि अगर तय समय सीमा के बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया तो भारी भरकम किराया वसूला जाएगा। नियमों के मुताबिक पहले 3 महीने तक सामान्य किराया, इसके बाद अगले 3 महीने तक के लिए इसे 10 गुना किराया और इसके बाद भी आवास खाली नहीं होने पर 30 गुना तक किराया वसूलने का प्रावधान है। विधि विभाग ने इस तरह की वसूली को मंजूरी दे दी है। सरकार में भवन बंगले आवंटन पूरी तरह नियम कायदों के अनुसार किए जाते हैं। मंत्री, पूर्व मंत्री या फिर जो नेता चुनाव में नहीं भी जीते हैं उनको भी जो आवंटन की प्रक्रिया होती है वो नियम के अनुसार होती है और नियम के मामले में कोई राजनीति नहीं होती है। ये कांग्रेस जैसी पार्टियां होती हैं जहां चुन चुनकर राजनीति की जाती है। संपदा संचालनालय के मुताबिक राजधानी भोपाल में 4 आईएएस अधिकारियों समेत कुल 7 अफसरों को भी बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें कुछ आईपीएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। मंत्री पद चला गया, विधायक का पद चला गया, अफसर पोस्टिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी बंगले में वो काबिज हैं। लेकिन अब मोहन सरकार सख्त कदम उठाने को तैयार है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। देखिए, यूपी से खबर आई है, वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। सुबह से ही बुलडोजर से मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन क्यों, एक रिपोर्ट देखते हैं। सोमवार को वाराणसी में बाबा का बुलडोजर खूब गरजा। दरअसल दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए भवनों को तोड़ने के काम में तेजी लाई गई है। अब तक हथौड़े से मकानों को तोड़ने का काम चल रहा था, लेकिन इस काम में काफी देर हो रही थी। पिछले 2 दिनों से काम भी काफी धीमा हो गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया गया। रजिस्ट्री किए गए मकानों को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल दाल मंडी परियोजना को पूरा करने के लिए 186 मकानों को तोड़ा जाना है। इनके अधिग्रहण के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कराया गया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेज किया गया है। दाल मंडी परियोजना से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अभी परंपरागत तरीके से बनी सकरी सड़कों के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते दाल मंडी में 5 मंजिला मकान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। इसे लेकर पहले ही प्रशासन की ओर से मुनादी कराई गई थी। सोमवार सुबह से ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। दाल मंडी के एंट्री गेट के पास से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। छोटी और सकरी सड़कों की वजह से बड़े वाहनों को भी यहाँ चलने में भारी दिक्कत होती थी, इसीलिए एंट्री पॉइंट की तरफ से ही एक्शन शुरू किया गया। आप लोग चलते फिरते रहिए, अनावश्यक रूप से यहाँ भीड़ न लगाएं, चलते फिरते रहे आप लोग। 5 मंजिला मकानों के ऊपरी भाग में हथौड़े से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वहीं रजिस्ट्री वाले भाग को ध्वस्त करते हुए बुलडोजर आगे के लिए रास्ता साफ कर रहा है। माना जा रहा है कि अब आगे भी बुलडोजर एक्शन इलाके में देखा जा सकता है।
इससे इलाके को साफ करने में तेजी आ सकती है। प्रशासन की ओर से रोड चौड़ीकरण के लिए चिन्हित किए गए रजिस्ट्री वाले मकानों को तोड़ने का अभियान पहले शुरू किया गया। अब तक 8 मकानों को तोड़ा जा चुका है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के कारण दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत भवनों को ध्वस्त करने का अभियान ठप हो गया था, लेकिन पिछले सप्ताह इस काम को दोबारा शुरू किया गया। परियोजना में अब तक 21 भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी की ओर से 5 मंजिला मकान CK 67/1 की रजिस्ट्री भी पूरी की गई। शनिवार को भवन संख्या CK 39/5 के ऊपरी हिस्से के ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाओं और अधिकारियों में बहस हुई थी। बाद में अधिकारियों ने सुरक्षा बलों को बुलाकर उन्हें बाहर निकाला। सोमवार को पुलिस बल ने पहले ही 5 मंजिला भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कराई गई। जम्मू में LOC के सटे राजौरी जिले और इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा के आसपास लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स की हलचल देखी जा रही है। कल भी तकरीबन 5 अलग अलग इलाकों में ड्रोन की हलचल देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। नए साल की शुरुआत होते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से लगातार हलचल देखी जा रही है। कभी संदिग्ध ड्रोन तो कभी PIA के गुब्बारे तो कभी कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रेस करके लगातार आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया जा रहा है। इस साल के शुरू होते ही करीबन 1 दर्जन बार पाकिस्तानी ड्रोन्स की हलचल भी देखने को मिली। इसमें पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा जिले शामिल हैं। 1 जनवरी को पुंछ में जो ड्रोन के जरिए कंसाइनमेंट भेजी गई थी, उसमें एक IED और भारी मात्रा में असलाहा बारूद बरामद हुआ था। इसके बाद जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में एक DJI ड्रोन रिकवर किया गया था। वहीं 10 जनवरी को सांबा के मावा इलाके में ड्रोन से भेजे गए हथियारों को BSF के जवानों ने रिकवर किया था, जिसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। साथ ही कल यानी रविवार 11 जनवरी को राजौरी और सांबा में 5 इलाकों में ड्रोन की हलचल देखी गई थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सेना और BSF पाकिस्तान से होने वाली हर हलचल पर लगातार नजर रख रही है, क्योंकि आतंकियों के सारे ट्रेडिशनल रूट पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने ब्लॉक कर दिए हैं। इसी बौखलाहट में अब पाकिस्तान नए रूट से ड्रोन के जरिए तबाही का सामान भेजने की कोशिश कर रहा है। के खाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार बाज नहीं आ रहा। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में किसी तरह से भी घुसपैठ कराई जाए। इसी के चलते लगातार वो कोशिश कर रहा है, कई बार इन्फिल्ट्रेशन और कई बार ड्रोन के माध्यम से किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में हथियार या नारकोटिक सप्लाई किया जाए, ताकि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। तो हमारे साथ मौजूद हैं DSP गुरमीत सिंह, जिनसे बात करेंगे। सर, ये मौसम ठंडा है, फॉग है, बॉर्डर पे हम खड़े हैं, लगातार ड्रोन मूवमेंट जो चल रही हैं, इनको किस तरह से काउंटर किया जा रहा है? ये पूरी तरह से जो हम लोग जो हैं, ये जो बॉर्डर पे गांव हैं, इनमें हमारे VDG मेंबर हैं और लोगों के साथ जो भी 5 सरपंच हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताउन है। किसी भी किस्म की अप्रिया, कोई भी किस्म की ड्रोन की एक्टिविटी जो है इमीडिएटली हमारे रडार में आ जाती है। हमारा बहुत अच्छा आपस में एक तालमेल है। VDG, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और आर्मी, हम एकजुट होकर बॉर्डर पे पहरा दे रहे हैं और कोई भी किसी किस्म की कोशिश करने पर उनका स्वागत हम गोलियों से करेंगे। पाकिस्तान में बैठे आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। घुसपैठ की कोशिशें लगातार नाकाम की गई हैं। ड्रोन से भेजे गए हथियारों और ड्रग्स की खेप को लगातार पकड़ा जा रहा है। पुंछ और कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में LOC पर बर्फ पड़ चुकी है। इसका फायदा उठाते हुए अब पाकिस्तानी आतंकी राजौरी, सांबा, कठुआ जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ड्रोन की हलचल देखी जा रही है।
दिनों से हम देखें ड्रोन मूवमेंट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या ये एक तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है यहाँ पे नार्कोटिक्स या किस तरह का हथियार सप्लाई करने की? लगातार आपके द्वारा उनको वापस खदेड़ा जा रहा है, लेकिन किस तरह से उनका क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग चल रही है जो बार बार ड्रोन की मूवमेंट्स यहाँ पे देखी जा रही हैं? इसमें पास्ट में भी जब ड्रोन नहीं थे तब वो तारों से थ्रो करके फेंकते थे, पाइप का भी यूज़ किया गया। तो अभी ड्रोन आ गए हैं तो इस चीज़ पे इससे हम ना नहीं करते हैं कि ड्रोन यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो बॉर्डर है ये लोग हमारे पूरी तरह मुस्तैद हैं, दलेर लोग हैं और पुलिस के साथ बीएसएफ के साथ बहुत अच्छा लाइजन है। किसी भी किस्म का कोई भी मूवमेंट होने पर हमें इमीडिएटली पता चल जाता है और हमारे जवान, हमारे बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हमारी पोस्टें हैं, बीएसएफ की पोस्टें हैं, वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। और रात को भी हमारे जो हैं पूरी तरह से जो नाके हैं और किसी भी किस्म का 1% भी चांसेस नहीं है कि कोई यहाँ से मूव करेगा या कोई ड्रोन जो है कोई हथियार फेंक सकता है। लेकिन देश की सुरक्षा जवान और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने भी गश्त बढ़ा दी है। इस साल के शुरू होने से अभी तक कम से कम दर्जन भर बार जो है पाकिस्तान ने कोशिश कर ली है ड्रोन ड्रॉपिंग की, और उसके बाद से लगातार जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को, एलओसी को सील कर दिया गया है। कल रात भी देखा गया है कि पाकिस्तान ने 3 से 4 जगह पर नापाक कोशिश की है यहाँ पर ड्रोन्स भेजने की, जिसको हमारे सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। उसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान चले गए, लेकिन किसी भी हालत में इस एरिया को जो है सैनिटाइज करने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। आप देख रहे हैं इस समय जो है पूरा कोहरा छाया हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा इस इलाके में। ऐसे में ये जो समय होता है माकूल होता है आतंकवादियों के लिए इन्फिल्ट्रेशन करने का या फिर आईएसए के लिए ड्रोन से यहाँ पर सामान भेजने का, चाहे वो ड्रग्स हो या हथियार हो, क्योंकि नार्को टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा जो है इस समय जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरी तरह से जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को जो है लगातार जो है यहाँ पर चौकसी बढ़ाई जाए। यही मौसम है जब वो घुसने की कोशिश करते हैं, धुंध के मौसम में ये सबसे माकूल मौसम होता है। और ऐसे में इसके बाद जब सर्दियाँ और बढ़ जाएंगी और जब बर्फ पड़ जाएगी, ऐसे में वो यहाँ पर घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं पूरी तरह से चौकस और पूरी सीमा को लगातार जो है सुरक्षित किया जा रहा है, और किसी भी आतंकवादी घटना हो या आतंकवादियों द्वारा भेजे गए ड्रोन्स हो या उनके द्वारा ड्रॉपिंग की गई हो, उसको जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार फुल एचडी।